पिछले भाग में आपने देखा, रात को जैसे ही घड़ी में ठीक 12 बज गए, काला लिबास पहनकर हाथ में एक काली पोटली लेकर वो घर से निकल पड़ी। कंचन आगे बढ़ी और पीपल के पेड़ के नीचे एक दिया जला दिया। वो वहीं बैठ गई और पोटली से धारदार चाकू निकालकर उस मुर्गे की बलि चढ़ा दी। वो घर लौट आई और जैसे ही घर का दरवाजा खोला, दहलीज के अंदर कदम रखा तो वो शक्ति उसके साथ घर के भीतर प्रवेश नहीं कर पाई, क्योंकि उसने ये क्रिया करने से पहले ही अपने घर को चारों तरफ से कीलों और बांध से सुरक्षित कर दिया था। फिर उसने उस शक्ति को आदेश दिया, तुम जानती हो तुम्हें क्या करना है। एक एक करके उन्हें बर्बाद कर दो, खत्म कर दो, तड़प तड़प कर मारो उन सबको। जिस तरह उन्होंने मुझसे मेरा सब कुछ छीना है, उनसे उनकी जिंदगी छीन लो। दरवाजे के बाहर खड़ी वो शक्ति भयानक तरीके से मुस्कुराई और एक ही पल में कंचन की आंखों के सामने से कहीं गायब हो गई। कंचन ने तुरंत घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और उसी वक्त उसके असली घर के दरवाजे पर, जिसे उससे छीन लिया गया था, दस्तक हुई। इतनी रात गए, कौन आया है? टाइम तो देखो, रात के 2:30 बज रहे। इस समय कौन आ सकता है? सुनिए जी, उठिए। अरे क्या है, क्यों नींद खराब कर रही हो? नींद मैं नहीं खराब कर रही। इतनी रात गए, पता नहीं कौन दरवाजा पीट रहा है। जरा जाके तो देखिए कौन है। क्या इतनी रात गए, भला कौन हो सकता है? ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ। इससे पहले कि वह कुछ और बोल पाता या समझ पाता, घर का दरवाजा अचानक जोर से बंद हो गया। विनोद को लगा कि शायद ये उसका वहम था। उसने खुद को शांत किया और उठा। कमरे की तरफ जाने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ा, उसकी आवाज हलक में ही दबकर रह गई। वो ठीक उसके सामने खड़ी थी। उसने गर्दन मरोड़ी। एक ही झटके में विनोद की गर्दन दोनों हाथों से कसकर जकड़ ली। गंदे नुकीले नाखून उसकी त्वचा में धंस गए। विनोद के पास इतना भी समय नहीं था कि वे चिल्ला सके। उसकी सांसें अटक गईं और वो निढाल होकर वहीं गिर पड़ा। मोनिका को भी नींद लग गई थी। अगली सुबह जब उसकी आंखें खुली, वो और पारुल ने जो नजारा देखा, दोनों की रूह सिहर उठी। विनोद की लाश इतनी भयानक हालत में थी कि दोनों उसे देख भी ना पा रही थी और समझ में नहीं आ रहा था इतने खौफनाक तरीके से किसने मारा। इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस वहां पहुंची, लेकिन उन्हें ना तो कोई औजार मिला और ना ही किसी के फिंगरप्रिंट। विनोद का कातिल कौन है, इस बात ने सबको हैरान कर दिया था। कुछ दिन तक भी पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में कुछ पता नहीं चला, तो केस को वहीं बंद कर दिया गया। उन्होंने विनोद की लाश उन्हें वापस सौंप दी ताकि वे उसका अंतिम संस्कार कर सकें। अंतिम संस्कार करके घर लौट रहे थे, तभी मोनिका को अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। पारुल, क्या तुम्हें अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी? नहीं माँ, मुझे तो कोई आवाज नहीं सुनाई दी। मोनिका ने उस आहट को इग्नोर कर दिया और पारुल के साथ घर आ गई। रात को वो अपने कमरे की खिड़की पर खड़ी थी, तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर उसका कलेजा मुंह को आ गया। मोनिका, मैं मर गया और तुम अभी तक जिंदा हो? तुम्हें मेरे साथ नहीं चलना क्या? पीछे से ये आवाज सुनकर मोनिका के पास मुड़कर देखने की हिम्मत भी नहीं हुई। मैं मर गया और धीरे धीरे वो आवाज उसके कानों के और पास आ गई और एकदम से उसके कान में जोर से गूंजी। लगता है तुम मेरे बिना ही खुश हो, लेकिन मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल खुश नहीं हूँ मोनिका। चलो तुम ही मेरे साथ चलो। अचानक पीछे मुड़ी, मगर वहां कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही वो वापस खिड़की की तरफ पलटी, विनोद का भयानक चेहरा ठीक उसके सामने था। वो खिड़की पर उल्टा लटका हुआ था। उसने मोनिका के दोनों हाथ पकड़े और झटके से खींच लिया। एक जोरदार चीख के साथ मोनिका पहली मंजिल से सीधे नीचे गिर पड़ी। जमीन पर हर जगह उसका खून फैल गया। मोनिका की वो चीख इतनी तेज थी कि अपने कमरे में सो रही पारुल की भी नींद खुल गई। वो जल्दी से मां के कमरे की तरफ दौड़ी। वहां मां नहीं थी, मगर उसके कमरे की खिड़की खुली हुई थी। पारुल खिड़की के पास गई और नीचे झांक कर देखा, वहां मोनिका की लाश पड़ी थी। वो जोर से चिल्लाई और नीचे की तरफ दौड़ी। उसने जल्दी से पुलिस को कॉल किया। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इस बार भी पुलिस को कुछ समझ नहीं आया। आखिर कैसे
और किसने मोनिका को धक्का दिया? इस पूरे घर में तो तुम्हारे और तुम्हारी माँ के अलावा और कोई नहीं था। कहीं तुमने ही तो इन्हें नहीं मारा? ये आप क्या कह रहे हैं सर? मेरी माँ थी वो। भला कोई अपनी ही माँ को अपने हाथों से क्यों मारेगा? पापा को तो पहले ही खो चुकी थी और अब माँ को भी खो दिया, और आप मुझ पर ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं? तो फिर अगर तुमने इन्हें नहीं मारा तो और किसने मारा? ये अपने आप तो खिड़की से नहीं कूदी होंगी ना? या कोई और तुम्हारे घर में छुपा बैठा था? पटेल, इस पूरे घर की अच्छी तरह तलाशी लो, एक भी सुराग छूटना नहीं चाहिए। पारुल का रो रो कर बुरा हाल था। कुछ दिन तक इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इस बार भी पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं लगा। उन्होंने विनोद की तरह ही मोनिका की लाश को भी हिरासत में रखा था, लेकिन जब उसकी मौत उन्हें एक सुसाइड लगने लगी तो उन्होंने उसकी लाश पारुल को वापस दे दी। अपनी मां का अंतिम संस्कार करने के लिए पारुल के साथ और कोई नहीं था सिवाय वैभव के। जब उसने मां की चिता को आग दी तो सामने से कंचन आती हुई दिखाई दी, जिसके चेहरे पर इतनी खुशी थी जितनी आज से पहले पारुल ने कभी नहीं देखी थी। आखिर करने क्या आई हो तुम यहाँ? चली जाओ यहाँ से। मैंने कहा चली जाओ। चली जाऊंगी मेरी प्यारी बहन, चली जाऊंगी। मैं तो बस तुम्हारा ये रोता हुआ चेहरा देखने आई थी। देखना चाहती थी कि जब तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया जाए तो कैसा लगता है। लेकिन अभी तुमसे सब कुछ नहीं छीना है। अभी खोने के लिए बहुत कुछ बाकी है तुम्हारे पास। या शायद नहीं। तुम इतनी घटिया कैसे हो सकती हो कंचन? यहाँ पारुल के मम्मी पापा की जान चली गई और तुम उसे ये सब कह रही हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शर्म आनी चाहिए मुझे? अरे शर्म तो तुम जैसे घटिया लोगों को आनी चाहिए। बचपन से आज तक क्या क्या नहीं किया तुम लोगों ने मेरे साथ। मम्मी पापा के जाने के बाद जीना मुश्किल कर दिया था तुम सबने, और फिर भी मन नहीं भरा। मेरा घर, सारी प्रॉपर्टी हथिया ली। और तुम मिस्टर वैभव, तुम तो बहुत प्यार करते थे ना मुझसे, लेकिन पैसों के लालच में इतने अंधे हो गए कि मुझे छोड़कर इसके पास चले गए। अभी तो बस 2 मौतें हुई हैं। तुम दोनों का मरना अभी बाकी है, और जिस दिन तुम दोनों मरोगे उस दिन मेरे दिल को बहुत सुकून मिलेगा। जिन्होंने मुझे बर्बाद किया उनका एक टुकड़ा भी नहीं रहने दूंगी मैं यहाँ पर। नहीं, जो तुम यहाँ से। वैभव, कहो इसे कि चली जाए यहाँ से, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। इतनी हिम्मत नहीं तुम्हारी कि तुम मुझे छू भी सको। याद रखना, मरने वाली हो तुम। तुम्हें भी तुम्हारे मम्मी पापा के पास जल्दी ही पहुंचाऊंगी मैं। इतना बोलकर कंचन गुस्से में वहां से चली गई। पारुल के मम्मी पापा के गुजरने के बाद अब वैभव का लालच और बढ़ गया था। वो तो जल्दी से जल्दी पारुल से शादी करके सारी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता था। कुछ दिन बाद पारुल अपने टेरेस पर वैभव से बात कर रही थी। तभी उसे लगा कि पीछे से किसी ने उसे पुकारा है। मुझे बहुत अजीब लग रहा है वैभव। ऐसा लग रहा है जैसे अभी भी पीछे से किसी ने मुझे पुकारा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज तुम यहाँ आ जाओ। अरे कुछ नहीं है, तुम्हारा वहम होगा। घर पे अकेली हो ना, इसलिए ऐसा लग रहा है। नहीं वैभव, सच में यहाँ कोई है। प्लीज तुम आ जाओ। पारुल, पारुल, इतने बड़े घर में अकेली रह रही हूँ, लेकिन अब तुम्हें अकेले रहने की जरूरत नहीं। मैं आ गई हूँ तुम्हें लेने। चलोगी ना मेरे साथ? उस आवाज को सुनकर पारुल इतनी घबरा गई कि उसके हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर पड़ा। कौन है? कौन है वहाँ? पहचानो, मैं कौन हूँ जो तुम्हें लेने आए हैं। डर के मारे पारुल की सांसें तेज हो गईं। धीरे धीरे टेरेस की तरफ एक परछाई बढ़ती जा रही थी और पारुल धीरे धीरे कदम पीछे ले रही थी। तभी उसके कंधे पर पीछे से किसी ने हाथ रखा। वो पीछे मुड़ी। उसकी मां ठीक उसके सामने खड़ी थी, लेकिन चेहरा बिल्कुल भयानक। आंखों के गड्ढे काले, कपड़ों से सलन की दुर्गंध। उसने भयानक हंसी के साथ पारुल को देखा। मम्मा, तुम? मम्मा नहीं, तुम्हारी मौत। उसने कसकर पारुल के बाल पकड़े और घसीटते हुए सीढ़ियों से नीचे ले जाने लगी। पारुल के सिर से खून बह रहा था। उसकी चीखें इतनी तेज थीं कि कॉल पर वैभव को सुनाई दी। हेलो, हेलो, क्या हुआ पारुल? हेलो, कुछ तो बोलो। मगर सामने से कोई जवाब नहीं आया। वैभव बाइक पर पारुल के घर के लिए निकल गया और वो अभी भी पारुल को सीढ़ियों से नीचे घसीट रही थी। पारुल पूरी तरह खून से लथपथ हो चुकी थी। बस कुछ पल और जिंदा रहना है तुम्हें, फिर तुम्हारी जिंदगी भी खत्म। उस आत्मा ने वहां पड़ा फूलदान उठाया
और पारुल के सिर पर इतने वार किए कि कुछ ही देर में उसने दम तोड़ दिया। उसका खून पूरे फर्श पर फैल गया। थोड़ी देर बाद वैभव वहां पहुंचा। उसने डोरबेल बजाई मगर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। वो दरवाजा तोड़ने ही वाला था कि अपने आप दरवाजा खुल गया। वैभव अंदर आया, डरा हुआ। तभी उसका ध्यान जमीन पर पड़ा। वहां पारुल की लाश पड़ी थी, हर तरफ उसका खून फैला हुआ। ओह माय गॉड, ये तो मर गई। और अगर किसी ने मुझे यहाँ देख लिया तो पक्का इसकी मौत के इल्जाम में मैं फंसूंगा। किसी ने मुझे आते देखा नहीं, भाग जाता हूँ यहाँ से। वैभव ने जैसे ही ये बात बोली, घर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ऊपर लगा झूमर सीधा वैभव के ऊपर आकर गिर पड़ा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। चारों की मौत के बाद अब कंचन का बदला पूरा हो चुका था, लेकिन अब उसे भी इस बदले की कीमत चुकानी थी। जिन कीलों से उसने घर को कील कर सुरक्षित किया था, वो खुद ब खुद उस सीमा रेखा से बाहर निकल गई। उसकी समयावधि पूरी हो चुकी थी। उसी समय पारुल के दरवाजे पर एक दस्तक हुई और वो दस्तक होते ही पारुल की नींद टूट गई। फिर से ठक ठक की आवाज दरवाजे पर हुई। पारुल ने जाकर दरवाजा खोल दिया। हवा में कंचन, जिसे उसने साधना करके जगाया था, लहराती हुई उसके सामने खड़ी थी। भयानक मुस्कान के साथ उसे देख रही थी। अब मरने की बारी तुम्हारी है। तुम्हारा बदला मैंने ले लिया, अब मुझे उसकी कीमत दो। कंचन जानती थी कि उसके साथ क्या होने वाला है, इसलिए वो पहले से तैयार थी। उसने अपनी आंखें बंद की और वो उसके ऊपर झपट पड़ी। उसके शरीर के मांस के हर टुकड़े को नोच नोच कर खा लिया। अगले दिन तक वहां कुछ बचा था तो बस कंचन की हड्डियों का ढेर, और उस घर में अब हमेशा के लिए भटकती हुई कंचन की आत्मा, जो कभी वहां से मुक्त नहीं हो सकती थी। दोस्तों, आज तक आपने ये बात कई बार अपने दोस्तों या फैमिली मेंबर से पूछी होगी कि क्या आप खूबसूरत हैं? लेकिन सोच कर देखिए, क्या ये वाक्य किसी की मौत का कारण बन सकता है? साल 1970 में जापान में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसका संबंध इसी वाक्य से था। हिलेरी जापान में रहता था। उसकी उम्र लगभग 17 साल थी। वो 12th क्लास का स्टूडेंट था। एक दिन स्कूल से निकलने के बाद हिलेरी अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए निकल जाता है। जब अंधेरा बढ़ने लगता है तब उसकी नजर अपनी कलाई पर लगी घड़ी की ओर जाती है। अरे यार, काफी लेट हो गया। मॉम परेशान हो रही होंगी। मैं निकलता हूँ, कल मिलेंगे। हिलेरी अपने घर के लिए निकल गया था। हिलेरी का घर शहर से दूर एक सुनसान इलाके को पार करके छोटे से गांव के अंदर था। हिलेरी गुनगुनाते हुए अपने घर की ओर बढ़ा चला जा रहा था। रात घेराई थी। चारों ओर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। दूर कहीं से कुत्तों के रोने की आवाज भी सुनाई पड़ रही थी। हिलेरी अब एक सड़क पर पहुंच गया था जहां पर कोई भी इंसान आता जाता नजर नहीं आ रहा था। अंधेरी सुनसान गली में हिलेरी तेज कदमों से चलते हुए अपने घर की ओर बढ़ रहा था। तभी उसे एहसास हुआ सामने की तरफ से कोई काली सी परछाई बढ़ती हुई उसकी तरफ आ रही है। ये कौन आ रहा है सामने से? एक तो आज पहले ही इतनी रात हो गई है। एक तरफ कुत्तों के भौंकने की आवाजें और दूसरी तरफ ये सामने से आता अजीब सा इंसान। कुछ समझ नहीं आ रहा है कौन है। हिलेरी अभी सोच ही रहा था कि सामने से आती हुई परछाई ठीक उसके सामने आकर रुक जाती है। हिलेरी ने अंधेरे में गौर से देखने की कोशिश की तो उसे अपने सामने एक लंबे काले बालों वाली औरत खड़ी हुई दिखाई दी, जिसने अपने चेहरे पर सफेद रंग का मास्क लगा रखा था। उसके खूबसूरत लंबे बाल खुले हुए थे और तेज हवा के कारण उड़कर उसके चेहरे को ढक रहे थे। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उस औरत का मास्क खून से भीगा हुआ था। कौन? मेरा नाम कैसे जानती हो तुम? हिलेरी पीछे हटता है और अपने कदम धीरे धीरे पीछे की ओर लेने लगता है। तभी वो किसी चीज से टकरा जाता है। हिलेरी मुड़कर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसके पीछे भी ठीक वैसे ही वेशभूषा और हुलिये वाली औरत खड़ी थी जैसी उसने अभी सामने देखी थी। हिलेरी घबरा कर वापस सामने देखता है तो सामने से वो औरत गायब हो चुकी थी। पलक झपकने से पहले वो औरत सामने से मेरे पीछे कैसे पहुंच गई? हिलेरी को अब थोड़ी घबराहट होने लगी थी।
हिलेरी, क्या मैं सुंदर हूँ? ये कैसा सवाल है? मुझे नहीं पता। क्या मैं सुंदर हूँ? हाँ बिल्कुल, तुम बहुत सुंदर हो। अब मेरा रास्ता छोड़ो। क्या कहा? मैं सुंदर हूँ? मैं तुझे सुंदर दिखाई देती हूँ? ये देख मेरा चेहरा, अब बोल, क्या मैं सुंदर हूँ? जैसे ही उस औरत ने अपना खून से सना मास्क हटाया, उसके चेहरे की हालत देखकर हिलेरी की रंगों से मानो खून जमने लगा। उस औरत का चेहरा होठों के पास से कानों तक फटा हुआ था। ऐसा लगता था किसी ने छुरे से उसके चेहरे के 2 टुकड़े कर दिए हो। उसके फटे हुए मुंह से लगातार खून और मांस के टुकड़े लटकते दिखाई दे रहे थे। उसका भयानक चेहरा देखकर हिलेरी के मुंह से एक जोरदार चीख निकल जाती है। हिलेरी को चीखते देख वो औरत भी अपना पूरा मुंह खोलकर भयानक अंदाज में हंसने लगती है। औरत के लंबे बाल हवा में झूम रहे थे और मुंह खोलकर हंसने के कारण उसके चेहरे का फटा हुआ मांस दिखाई पड़ रहा था। मैं बहुत सुंदर हूँ ना, अब तुझे भी मेरे जैसा सुंदर बनना होगा, बनेगा ना तो? इतना कहकर वो औरत अपने जैकेट से एक बड़ी सी कैंची बाहर निकाल लेती है और हिलेरी के सामने उस कैंची को चलाते हुए डरावनी मुस्कुराहट दिखाई देने लगती है। हिलेरी को अपने सामने खड़ी हुई वो औरत इतनी भयानक और बदसूरत लग रही थी कि वो एक पल भी उसकी ओर देख नहीं पा रहा था। इससे पहले कि हिलेरी कुछ समझ पाता, वो औरत बिजली की तेजी से 1 सेकंड से भी कम समय में हिलेरी के बिल्कुल नजदीक आ जाती है और अपनी बड़ी सी कैंची से हिलेरी का मुंह दोनों ओर से काटकर बिल्कुल अपने जैसा बना देती है। हिलेरी के चेहरे को कैंची से कतरने के बाद भी उस औरत का गुस्सा शांत नहीं हो पा रहा था। इसलिए दर्द से कराहते हिलेरी के सीने पर भी वो कैंची से कई सारे वार करने के बाद पहले की तरह बिल्कुल सामान्य हो जाती है। अपनी जैकेट की पॉकेट से मास्क निकाल के एक बार फिर वो अपना चेहरा ढकती है और कैंची को अपनी जैकेट में रखकर वहां से अंधेरे में गायब हो जाती है। जमीन पर पड़े हुए हिलेरी के जख्मों से लगातार खून बह रहा था। दर्द से छटपटाते हुए कुछ ही देर के बाद हिलेरी ने अपने होश खो दिए थे और उसी रात ज्यादा खून बह जाने के कारण हिलेरी की मौत हो जाती है। अगली सुबह बुरी तरह से कटा फटा उसका शव गांव के लोगों को मिलता है, जिससे हर तरफ सनसनी फैल जाती है। हिलेरी की मौत के कुछ दिन बाद सैम नाम का एक लड़का शहर से थोड़ी दूर एक कमरा किराए के लिए लेता है। शाम के समय सैम एक दुकान से सामान खरीद रहा था कि तभी उस दुकान का मालिक वहां पर आकर लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। क्या हुआ सर? आप इतने घबराए हुए क्यों नजर आ रहे हैं? मैंने अभी अभी अपनी आंखों से एक औरत को किसी बच्चे के ऊपर कैंची से हमला करते हुए देखा। अरे तो आपने उसे रोका क्यों नहीं? कौन औरत थी? वो बच्चा कहाँ है? औरत नहीं थी वो, मुझे तो ऐसा लगता है कोई भटकती आत्मा थी, धुएं की तरह गायब हो गई। दुकानदार की बात सुनकर अब तो हर तरफ डर का माहौल बन गया था। दुकानदार लौटकर अपने घर आ गया था। देर रात गए उसे अपने कमरे की खिड़की पर कुछ आहट सुनाई देती है। खिड़की के पास से आ रही आवाज सुनकर वो आदमी खिड़की खोलकर बाहर देखता है तो सामने उसे मास्क लगाए हुए एक औरत नजर आती है। कौन हो आप? दुकानदार की बात का जवाब दिए बिना वो औरत लगातार उसका दरवाजा खटखटाती रहती है। दुकानदार जाकर अपना दरवाजा खोलता है। क्या मैं सुंदर हूँ? क्या? सुंदर? हाँ, तुम बहुत सुंदर हो, अब मुझे जाने दो। दुकानदार के इतना कहते ही वो औरत अपना मास्क हटाकर दुकानदार को अपना असली चेहरा दिखा देती है, जिसे देखकर वो जोर जोर से चीखने लगता है। चिल्ला क्यों रहा है? देखना मैं कितनी सुंदर हूँ, देखना। क्या हुआ, मैं सुंदर नहीं हूँ क्या? फिर झूठ क्यों बोला मुझसे? उस भयानक शक्ल वाली औरत को देखकर वो दुकानदार थर थर कांप रहा था। अचानक ही उस औरत ने अपने जैकेट से एक कैंची निकाली और उस दुकानदार के चेहरे पर वार कर दिया और उसके चेहरे को भी मुंह के पास से काटकर अपने जैसा बना दिया। दुकानदार के चेहरे से खून और मांस के लोथड़े लटक रहे थे और वो दर्द से तड़प रहा था।
कुछ ही पलों में दुकानदार बेहोश हो गया और वो औरत अपना मास्क पहनकर अंधेरे में गायब हो गई। जब से ये घटनाएं होनी शुरू हुई थी, लोग अब अंधेरे में अपने घर से बाहर आने से भी डरने लगे थे। आम लोगों के साथ साथ पुलिस वाले भी इस घटना से बहुत परेशान थे। कोई भूत प्रेत ऐसा कुछ कर सकता है, इस पर पुलिस वालों को यकीन नहीं था, इसलिए वो अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। सबसे पहले देखना होगा क्या थाने में कोई ऐसा केस रिपोर्ट हुआ है जिसमें किसी औरत की लाश मिली हो और उसका चेहरा बुरी तरह से कटा फटा हो। इंस्पेक्टर कुछ देर तक फाइलें चेक करता है। वेस्ट कॉलोनी में मकान नंबर 112 में 2 महीने पहले एक औरत की लाश मिली थी जिसका चेहरा बिल्कुल कटा फटा था। मैं वहां जाकर पता करता हूँ। एड्रेस नोट करने के बाद अगले दिन इंस्पेक्टर उस एड्रेस पर जाकर पता करता है। सामने वाले घर में 2 महीने पहले किसी औरत की लाश मिली थी क्या? आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? चले जाओ यहाँ से, जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इंस्पेक्टर उस लड़के के अजीब बर्ताव से थोड़ा घबरा जाता है और उसके घर से बाहर आ जाता है। अरे सर, उस पगलेट के घर गए थे क्या? जब से वो ओना मरी है उसका बिहेवियर ऐसा है कि कभी भी कुछ भी कर जाता है, उससे बचकर ही रहना। ओना वो 102 वाली कोचिसाके ओना, क्या हुआ था उसको? कोचिसाके बहुत सुंदर थी। उसकी सुंदरता पर मोहित होकर ही उसके पति ने उससे शादी की थी। बहुत प्यार करता था वो कोचिसाका को। कोचिसाके को भी अपनी खूबसूरती पर बड़ा नाज था, लेकिन उसकी खूबसूरती ही उसकी जान की दुश्मन बन गई। उसका पति उसे घर में कैद करके रखने लगा। वो उसे ना किसी से बात करने देता था, ना कहीं आने जाने देता था। फिर एक दिन उसे युद्ध करने के लिए जाना पड़ा, क्योंकि वो एक सामुराई था। अपनी पत्नी को घर में कैद करके वो युद्ध के लिए चला गया। जाते हुए उसने अपनी पत्नी को हिदायत दी कि वो किसी के साथ ना बात करे, ना ही दोस्ती बढ़ाए। लेकिन पति के जाने के बाद कोचिसाके ने इस मौके का फायदा उठाया और एक आदमी के साथ उसकी नजदीकियां बढ़ गई। पति की अनुपस्थिति में वो आदमी कोचिसाका के घर जाता और दोनों पूरा दिन एक दूसरे के साथ बिताते। एक दिन कोचिसाके का पति अचानक घर लौट आया। घर आकर जब उसने अपनी पत्नी को गैर मर्द के साथ देखा तो वो गुस्से से पागल हो गया। पहले तो उसने पत्नी की प्रेमी को बहुत पीटा और फिर कोचिसाका को उसकी बेवफाई की सजा देने के लिए कैंची से उसका चेहरा बुरी तरह से काट दिया, ताकि आज के बाद कोई उसके खूबसूरत चेहरे को देखकर उसकी ओर आकर्षित ना हो। कोचिसाका ओना के चेहरे पर हर बार वार करने के बाद उसका पति उससे एक ही सवाल पूछता, अभी भी तुझे लगता है कि तू सुंदर है? बोल, अभी भी सुंदर है तू? पत्नी पर अपना गुस्सा निकालने के बाद वो कोचिसाका को ऐसे ही छोड़कर घर से बाहर भाग गया। अगले दिन सुबह हर तरफ खून बिखरा देख जब मोहल्ले वाले कोचिसाका के घर पहुंचे, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। लेकिन उसके प्रेमी में अभी भी सांस बाकी थी। उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, जिससे उसकी जान बच गई। लेकिन कोचिसाका की मौत के गम में वो अपनी सुध बुध खो बैठा। जिस आदमी के घर से आप अभी आए हो ना, वही वो आदमी है। वो आज भी हर पल कोचिसाका का नाम लेकर उसे पुकारा करता है। और ओना का पति, वो कहाँ गया? कुछ दिन बाद वो बहुत बुरी हालत में मिला था। लोग बोलते हैं उसका चेहरा भी पहचानने लायक नहीं बचा था। उसे भी बिल्कुल वैसे ही मारा गया था जैसे उसने अपनी पत्नी को मारा था। इंस्पेक्टर को अब सारी कहानी समझ आ गई थी। कोचिसाका की आत्मा ही रात में छुरा लेकर घूमती है। जिस तरह से उसके पति ने उसे मारा, उसी तरह वो भी सबको मार रही है और सबसे वही सवाल पूछती है जो मरते समय उसके पति ने उससे पूछा था कि क्या वो सुंदर है। इंस्पेक्टर को समझ में आ गया था कि वो सारी घटनाएं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज है, जिसमें वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। 1970 में लगातार ऐसी घटनाएं होती रही और फिर अचानक ही कोचिसाका का ख्वाब जापान से खत्म हो गया। कोई नहीं जानता कि कोचिसाका अचानक क्यों और कैसे गायब हो गई, लेकिन कोचिसाका की डरावनी कहानियां आज भी लोगों की जुबान पर ताजा है।